हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने बिहार बोर्ड 10th संस्कृत का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको संस्कृत व्याकरण के कई सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ और मैंने पिछली क्लास में समास स्टार्ट किया था। आज हम लोग समास के प्रकार पढ़ने वाले हैं और समास के प्रकार में सबसे पहला समास हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्ययीभाव समास। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि समास के 4 भेद है संस्कृत में, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जो तत्पुरुष समास है इसके भी 2 भेद है, एक है कर्मधारय और एक है द्विगु। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक नंद समास भी है जो हमें पढ़ना है, तो हमें कुल 7 समास पढ़ना है। तो आज हम अपने समास का क्लास स्टार्ट करते हैं अव्ययीभाव समास के साथ। बच्चों, आप अगर देखोगे ना 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं संस्कृत के, उनको अक्सर समस्या अव्ययीभाव समास से होती है। उनको लगता है कि समझ ही नहीं आता उनको, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आपके अंदर के डर को भगाना चाहती हूँ। ठीक है, डर से आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है, अव्ययीभाव समास है। चलो देखो, पहली बात हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्ययीभाव समास का परिभाषा। संस्कृत में जो लाइन दिया है ना बच्चों, ये आप अगर ध्यान में रखोगे, याद नहीं करना, बस ध्यान में रखना तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि संस्कृत का लाइन दे देते हैं और बोलते हैं कि इस नियम का उदाहरण बताइए। तो क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा शब्द। बच्चों, संस्कृत को अगर पढ़ना है आसानी से तो उनके शब्दों को ना तोड़ तोड़ के पढ़ो तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। लिखा है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। इसका मतलब हुआ कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें अर्थ, आ की मात्रा लग गया लेकिन अर्थ है, तो पूर्व पद अर्थ प्रधान हो, यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद के अर्थ की विशेषता होती है और पूर्व पद क्या होगा, अव्ययी होगा, उसी को हम अव्ययीभाव कहते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा है ना, जटिल। देखो मैं कितना आसान करती हूँ। देखो बच्चों, समास में हमेशा 2 पद होगा। जैसे लिखा है उपनदी, तो उपनदी, तो जो पहले वाला है ना इसको हम कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। और जो बाद वाला है इसको कहते हैं उत्तर पद। अब देखो इसमें कौन मेन है, किसके अर्थ का प्रधानता है, किसके अर्थ से उस शब्द को हम पहचान रहे हैं, वही प्रधान होता है। तो उपनदी, नदी के समीप, यहाँ पे उप प्रधान है क्योंकि यही अव्यय है। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद क्या होता है, प्रधान, यानी पूर्व पद का अर्थ ही मेन होता है, उसी के कारण इस समास को पहचाना जाता। याद रखिएगा। दूसरा, इस समास का जो पूर्व पद होगा ना वो अव्यय होगा। अब यहाँ जान लो अव्यय किसे कहते हैं। वैसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता, जिनका रूप कभी नहीं बदलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना विकारी और अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। तो अव्यय, नाम इसका अव्ययीभाव समास है तो इसका पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा। और उत्तर पद कोई ना कोई संज्ञा होगा, किसी न किसी का वो नाम होगा, किसी न स्थान का, वस्तु का, तो संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा तीसरा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला हमने पढ़ा कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि समास का पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होता है। तीसरा, अव्ययीभाव समास जब समास बन जाएगा ना तो पहले अलग अलग होता है, पूर्व पद ही समास क्या कहते हैं अव्यय होता है, लेकिन जैसे ये समास हो जाएगा तब इसका पूरा का पूरा पद क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा, जिसका रूप नहीं बदलता। और पूरा का पूरा पद अव्यय बनने के साथ साथ ही किस लिंग में हो जाएगा, नपुंसक लिंग में। इसको हम लोग क्लीब लिंग भी कहते हैं। इसकी पहचान है बच्चों कि समास के सारे शब्दों के लास्ट में म लगा होगा, जो इसको दिखाता है कि नपुंसक लिंग या क्लीब लिंग में है। जैसे देखो उपनदीम, उप तो क्या बना, नद्या समीपम, उप का मतलब होता है समीप यानी नदी के किनारे। निर्जनम, निर का मतलब होता है नहीं होना, अभाव, तो जना नाम अभाव। अनुग्रहम, अनु का मतलब होता है पीछे, तो अनुग्रहम यानी गृहस्थ पश्चात घर के पीछे।
तो ये था हमारा अव्ययभाव समास। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि समास से किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमें तैयारी करनी होगी। मैं अभी आपको बताऊं, आपको ना याद होना चाहिए कि किस समास का समास विग्रह कैसे होता, और मैंने आपको ये सिखाने की पूरी कोशिश की है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए बहुत सारा अव्ययभाव के समास को यहाँ पे लिखा है, उसका विग्रह करके भी लिखा है और समझाया भी है कि आप विग्रह कैसे करोगे। बच्चों अगर आपको समास का विग्रह करने आ गया और आपको ये पता हो गया कि कौन कौन सा शब्द अव्ययभाव समास में था या कौन कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में होता है, तो आपकी सारी परेशानी खत्म। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए VVI सवाल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लें और मैं आपको समझाते हुए चलूंगी, ठीक है। देखो बच्चों, जिस भी समास की शुरुआत में अधि लगा होगा, मतलब पहली बात कि वो अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि अधि अव्ययभाव है, इसका हिंदी अर्थ में होता, ठीक है। और देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होता है। जब भी हम समास विग्रह करेंगे ना, तो जो उत्तर पद संज्ञा था उसको शब्द रूप में ढालना पड़ता, विभक्ति में बदलना पड़ता। वैसे आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं करना, वहां आपको ऑप्शन में सब लिखा हुआ मिलेगा, आपको तो बस चुन लेना ABCD में से कोई भी एक, बस थोड़ा सा समझ में रहेगा तो आप कर लोगे आसानी से। तो देखो, अधि अगर रहेगा तो वो अव्ययभाव होगा, ठीक है, और अधि जहां लगा रहेगा उसके संज्ञा में सप्तमी विभक्ति लगेगा। जैसे देखो मैंने अधि वाले इतने सारे शब्द लिखे, अधि हरि, तो हरि का सप्तमी हरौ इति, अधिगृहम, तो गृहम का सप्तमी गृहे इति, अधिदेशम, तो देश का सप्तमी देशे इति, उसी तरह भाग्ये इति, गंगाया, गंगा का सप्तमी क्या होता है गंगाया इति, शरीर का सप्तमी शरीरे इति। बस जहाँ भी अधि दिखे वहाँ पे सप्तमी विभक्ति में और इति लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है उप, तो अगर उप देखेगा मतलब अव्ययभाव, क्योंकि ये भी एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है समीपम, नजदीकम, और जिस संज्ञा में उप लगा रहेगा ना उस संज्ञा को किस विभक्ति में बदलना होता है, षष्ठी विभक्ति में, है ना। जैसे देखो उपगंगम, तो उप का मतलब क्या होगा समीपम, और गंगा षष्ठी विभक्ति में गंगाया। उपनगरः, तो उप का मतलब समीपम, लास्ट, ये जो पहले यहाँ पे होगा ना वो वहाँ पे बाद में जाएगा। नगरम का तो नगरस्य समीपम, उपवनम वनस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, और ये देखो ये ना संधि हो गया, ये होगा उपजोर उद्यानम, उपजोर उद्यानम, इसमें गुण संधि हो गया है, तो उद्यानस्य या उप का मतलब समीपम। कितना आसान है, देखो और भी मैंने लिखा, बहुत सारा लिखा, आप लोग यहाँ पे देख लो। जहाँ भी नीर होगा, तो जैसे नीर हुआ ये भी एक अव्यय है, तो भी अव्ययभाव समास होगा, इसका मतलब होता अभाव, कमी, इसकी कमी होना। और ये भी जिस संज्ञा के साथ लगा होगा उस संज्ञा में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। जैसे निर्गंधम, तो गंध का षष्ठी गंधस्य, नीर का लिख देंगे अभाव, गंधस्य अभाव। निर्जनम, तो जन का षष्ठी विभक्ति जननाम और नीर का अभाव। निर्मक्षिका, तो मक्षिका का षष्ठी विभक्ति मक्षिका नाम और नीर का क्या हुआ अभाव। निर्व्याघ्रम, तो व्याघ्र का षष्ठी विभक्ति व्याघ्रा नाम और नीर का क्या हुआ अभाव। आगे देखो अति। अब अति का ना बच्चों दो अर्थ होता है। एक अति का मतलब अधिक, अति कहते कि अति कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, अधिक। और एक अति का मतलब कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया, अब ऐसा करना उचित नहीं है। तो दोनों अति अव्ययी भाव ही हैं, भले ही कभी अर्थ अलग अलग होगा। तो आपको तो चिंता ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको तो वहाँ एग्जाम्पल मिलेगा, है ना, आपको चुन लेना है। अब देखो अति, और यहाँ पे क्या करना है, जो संज्ञा होगा उसको षष्ठी, अधिकांश षष्ठी विभक्ति है ना, तो संज्ञा का हेमश्रेय षष्ठी विभक्ति और अति का संस्कृत यहाँ पे विग्रह करके क्या होगा अत्यय, सब में अत्यय लग जाएगा। अति, अति कष्टम कष्टस्य अत्यय, अति पीरम पीराया अत्यय, अति उष्णम, ये पता है क्या है, यह है अति जोर उष्णम। उष्ण मतलब गर्मी होता है, यानी खूब गर्मी हो गया, तो उष्णस्य अत्यय यानी कि गर्मी की अधिकता हो गई है।
ठीक है। अब यहाँ पे अति का मतलब संप्रति न युज्यते, यानी अब ऐसा करना ठीक नहीं। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, अब सोना ठीक नहीं। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो पूर्व पद में है उसका समास विग्रह करके लास्ट में लिखा था, और जो लास्ट में लिखा है संज्ञा उसको षष्ठी विभक्ति में बदल के क्या करना है, पहले लिखना, ठीक है। अति कष्टम तक कष्ट संप्रति न युज्यते, अति शोकम शोक संप्रति न युज्यते। आगे भी देखो, और भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखो, जहां भी अनु होगा, अगर अनु वाला शब्द दिख गया मतलब अव्यय भाव है, दोनों अव्यय है। एक अनु का मतलब पश्चात यानी पीछे होता है, और एक अनु का मतलब योग्य होता है कि सही है, तो दोनों ही अव्यय भाव ही होगा। अब फिर यहाँ पे देखो, इस अनु का विग्रह करके पश्चात होगा, अनु विष्णु तो विष्णु पश्चात। अब बाद वाला शब्द को किस विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति। अनु गिरहम यानी गिरह से पश्चात, अनु नगरम यानी नगर से पश्चात। मेरे ख्याल से अब ना आप ये पैटर्न देख लिए होइएगा कि जो अव्यय है उसको बाद में लिखना है विग्रह करके, और जो संज्ञा है उसको पहले लिखना है, और अधिकांश संज्ञा को किस विभक्ति में बदलना है, षष्ठी विभक्ति में बदलना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अनु का मतलब क्या है, योग्यम, तो देखो बाद में दिया, और यहाँ पे रूपम तो षष्ठी विभक्ति रूपस्य, सारम सारस्य, रागम रागस्य, दानम दानस्य, है ना। अच्छा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें भी प्रति लगा होगा वो भी अव्यय भाव समास होगा, और प्रति लगा होगा ना वहाँ पे बस शब्द को 2 बार दोहरा देना, 2 बार कर देना। इसे प्रतिदिनम तो दीनम दिनम, यही इसका विग्रह होगा। कितनों भी आपको एग्जाम में गलत ऑप्शन देके आपको क्या करेगा, भ्रमित करने का कोशिश करेगा, लेकिन भ्रमित नहीं होना। प्रति लगा है मतलब वही शब्द 2 बार होगा। प्रति नगरम यानी नगरम नगरम, प्रति गृहम यानी गृहम गृहम, ये सब मैंने समास विग्रह लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख लो, और है एक प्रकार का और आता है, यहाँ देखो, यथा, ये वाला तो काफी पूछा गया। यथा, यथा अनतिक्रम यानी जितना आपसे हो सके, तो जिस भी शब्द में यथा लगा होगा ना उसके विग्रह में अनतिक्रम होगा, इसे यथाशक्ति। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर जो संज्ञा होगा उसका द्वितीय विभक्ति में बदल देना है। तो यथा का अनतिक्रम है, देखो लास्ट में क्या लिखा है, अनतिक्रम, और जो संज्ञा है उसको किस विभक्ति में, द्वितीय में, शक्तिम, कालम, भक्तिम, सुखम, है ना, लेखम, योग्यम, ठीक है। आगे देखो, अब एक ना स लगा होगा, स का मतलब साथ होना, स शरीर यानी शरीर के साथ, है ना, शरीरेन स, तो और संस्कृत में विग्रह करके युगपत लिखा होगा, और इसमें इसका जो संज्ञा होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगेगा, ये भी थोड़ा अलग है, आप याद रखेंगे। अधिकांश संज्ञा में षष्ठी विभक्ति, बस इसमें द्वितीया और यहाँ पे तृतीया। इसे सचक्रम, तो स का क्या होगा, युगपत होगा, और चक्र को तृतीय विभक्ति में चक्रेन, चक्रेम युगपत। स का युगपत, देखो स का युगपत, और पुस्तक का तृतीय विभक्ति पुस्तकेन, शक्ति का तृतीय विभक्ति सकत्या, है ना, जिससे मुनया, मुनि का मुनया, शक्ति का सकत्या। ये कुछ अलग है बच्चों, आप कह सकते हो थोड़ा अपवाद स्वरूप है, वैसे अपवाद नहीं है। अक्षण का मतलब आंख होता है, आंख से संबंधित 3-4 अव्यय भाव समास है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे प्रत्यक्षम तो लिखा होगा अक्षण प्रति, समक्षम तो अक्षण समम, परोक्षम अक्षण परम, और अनवक्षम यानी अक्षण अनु। इसको बस आप ऐसे याद कर लेना, खाली समास विग्रह याद कर लो। और चूंकि प्रति है, समम है, परम है, अनु है, मतलब कौन सा समास, अव्यय भाव समास। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने अव्यय भाव समास को समझा, और उसके जितने भी एग्जाम्पल हो सकते थे उन सारे एग्जाम्पल्स को मैंने आपके सामने ला के रख दिया। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।